दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर। आज हम लोग देखेंगे एक यूनिक चीज़ कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर मॉडल का अगर डायग्राम नहीं हो और उसे आप रिपेयर करना चाहते हैं तो कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका पार्ट नंबर है LA-B171P और ये HP 430 G2 का बोर्ड है और अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है। और जहाँ से जिस डीलर के पास से ये मेरे पास आया है तो वो शायद कंफ्यूज थे इसके बारे में कि ये ऐसी प्रोग्राम होती है कि नहीं। और ख़ास बात देखने को मुझे भी पहली बार मैंने भी देखा है, ये 34 पिन का ये कनेक्टर मुझे दिखा है इसमें। तो आइए एक बार हम लोग काउंट करते हैं कि क्या ये सचमुच 34 है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 मार्किंग है 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो 34 पिन का तो अभी तक मैंने प्रोग्रामर में यूज़ नहीं किया है और ना ही मेरे पास स्ट्रिप है, उसकी केबल है। तो अगर ये आ भी जाता है तो हो सकता है कि हमें फिर उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। 34 पिन को कैसे प्रोग्राम करते हैं। हालांकि इसमें जो कंट्रोलर आई लगी हुई है वो 1322 NU है जो कि प्रोग्रामेबल नहीं है। और इसके अंदर एक मेन बायोस है जो कि यहाँ पर है और जनरेशन इसका अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि अभी मैं लाइव कर रहा हूँ इस केस को। तो सिर्फ मैंने एक लेवल तक डायग्नोस किया इसे और मैंने सोचा कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँ मैं, क्योंकि हमेशा से हम लोग यही करते आए हैं या पूरी लैपटेक्स फैमिली आप लोगों के साथ जो भी है वो ये शेयर करती है। तो ये 4 या 5 जनरेशन है और इसमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये स्टेटस दिखाता है। तो इसको हम लोग पावर लगाते हैं। तो पावर लगाते ही ना तो लाइट है और ना ही, चूँकि इसमें CMOS बैटरी नहीं लगी हुई है तो ये ऑटो ऑन हो जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर जिस बोर्ड का डायग्राम अवेलेबल नहीं है तो उस बोर्ड को एक चेक करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो चार्जिंग IC लगी हुई है वो कौन सी है और वो किस बोर्ड में हमें आराम से मिल सकती है, ताकि मैं उस बोर्ड का डायग्राम खोल लूँ। फिर हमें देखना होता है कि इसमें 3-5 IC कौन सी लगी हुई है। तो इसमें 8A लगी हुई है जो कि RT8243 होती है। और फिर हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये किस बोर्ड में अवेलेबल होती है और उसका डायग्राम अवेलेबल है या नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये RT8243 जो है ये आपकी LAC701P में लगी रहती है। जो HP15 का बोर्ड होता है उसमें 8A लगी रहती है। तो ये मैंने इसका डायग्राम खोल के रखा है ताकि मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि 19 वोल्ट अगर बन रहा होगा वो भी मैं यहाँ कंफर्म कर सकता हूँ कि 19 वोल्ट हमारी अवेलेबल होगी तो हमें VIN सेक्शन पर 19 वोल्ट मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ से LDO भी कंफर्म कर लूँगा, यहाँ से मैं S5 वाली वोल्टेज भी कंफर्म कर लूँगा। और उसके बाद बात रही कि हमें अगर लोड स्विच दिया हुआ होगा बोर्ड के अंदर तो लोड स्विच से हम 3-5 की जो S0 वाली सप्लाई है वो भी कंफर्म कर लेंगे। फिर रही बात SIO की। SIO को हम पहले ढूंढते हैं किसी और बोर्ड में और वहाँ की पिन कॉन्फ़िगरेशन से हम काम करते हैं और हमें करीब करीब आप कह सकते हैं कि 70% हम किसी और बोर्ड को देख के, किसी और बोर्ड का डायग्राम को देखकर हम इस बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले दिलदार सर ने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पर कि उसमें एक वीडियो था कि हाउ कैन यू रिपेयर लैपटॉप विदाउट स्कीमेटिक। तो वहाँ काफ़ी जो फॉरेन के लोग थे वो ये बोल रहे थे ये बहुत ही डेंजरस है, ये इम्पॉसिबल है और इस तरह के कमेंट वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास जैसे कि इस मॉडल का डायग्राम आप भी सर्च करेंगे तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लोगों के पास हो, मेरे पास नहीं है और ना ही ये किसी पर्टिकुलर जो पेड साइट है वहाँ पर हमें मिल रही है। तो इस बोर्ड को हम कैसे रिपेयर करेंगे, आज मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे इसको रिपेयर करते हैं। 100% मैं नहीं बोलूंगा कि इस तरह के बोर्ड 100% रिपेयर हो जाएंगे, पिन टू पिन एकदम नहीं पता चलेगा। हालांकि अगर पिन टू पिन डायग्राम अगर दे भी देता है तो भी आप रजिस्टर का नंबर नहीं पता कर सकते हैं जब तक कि आपके पास बोर्ड व्यू अवेलेबल नहीं हो। तो इसलिए किसी भी बोर्ड में हम 100% तो बोल नहीं सकते हैं। बात रही कि हम पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बोर्ड में अभी जो पावर इंजेक्ट किया है तो क्या कंडीशन है अभी मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूं। तो मैंने टारगेट किया है 3-5 IC को और 3-5 IC इसलिए मैंने टारगेट किया है यहाँ पर से ही। हालांकि मैं जो सेंसिंग रजिस्टर होती है यहाँ से भी कंफर्म कर सकता हूँ कि 19 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है।
मेरा टारगेट ये है कि 19 वोल्ट यहाँ बन रही हो और 3-5 में नहीं बन रही है तो भी कोई फायदा नहीं है 19 वोल्ट बनने का। हमें कहाँ चाहिए? 3-5 पर। तो 11 नंबर पिन इसकी होती है VIN, तो 5 इधर और ये हुआ 11 नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितनी वोल्टेज मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ ये उतनी ही वोल्टेज हमें यहाँ पर 20.22 वोल्ट यहाँ पर हमें दिखा रहा है। हालांकि इनपुट अगर देखेंगे कि इनपुट कितना है भाई, तो करीब करीब आपको 20.24 वोल्ट ही, तो यानी कि सीधी बात कर सकते हैं हम कि ये प्रॉपर पहली और दूसरी मॉसफेट स्विच हो गई है। जितनी इनपुट हुई है उतनी ही आउटपुट अगर मिल रही है तो स्विच हो चुका है। अगर इसमें डायोड की वैल्यू अगर रिड्यूस कर दी जाए 0.5 वोल्ट या 0.70 वोल्ट आप रिड्यूस करके अगर आपको आउटपुट मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि वो डायोड मोड पर काम कर रही है, स्विच नहीं हुई है मॉसफेट। तो अगर आपकी वोल्टेज डायोड मोड में बोर्ड के अंदर एंट्री हो रही है तो सम टाइम देखने को ये मिलता है कि प्लग इन नॉट चार्जिंग आपको आएगी प्रॉब्लम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 19 वोल्ट हमारे यहाँ पर क्लियर है। फिर इसके बाद तो जो दूसरी नंबर आती है इसकी कि LDO अनेबल हुई है कि नहीं, तो 12 नंबर पिन हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर लिया गया है। तो वोल्टेज डिवाइडर जो है आप देख सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर एक 499 किलो ओम का रजिस्टर है और अगेंस्ट 150 के का रजिस्टर है। तो करीब करीब यहाँ पर 3 से 4 वोल्ट आपको मिलनी चाहिए। तो आइए 12 नंबर पिन चेक कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पर रजिस्टर की पिन पर हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 3.5 वोल्ट 3.3 वोल्ट के करीब हमें अनेबल LDO आ रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो 3-5 IC है वो अपनी आउटपुट देगी, जो इसकी LDO होती है वो आउट होगी। तो अब खास बात क्या होता है 8243 में कि इसकी LDO 14 और 15 नंबर पिन होती है। हालांकि जो TPS 51125 होती है उसकी जो पिन्स होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो IC यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हम। स्पेसिफिक आप 8243 ही यूज करेंगे अगर आपको 8A लगी हुई है। तो 14 और 15 नंबर पिन चेक करते हैं। तो 5 एक तरफ है, 10 15, तो 14 हम चेक कर रहे हैं पिन पर। तो पिन नहीं लेकर के यहाँ कैपेसिटर पर चेक कर लेता हूँ मैं। तो 5 वोल्ट की LDO है, जैसा कि देख सकते हैं आप। VL है, VL 5 वोल्ट होती है और 3 वोल्ट VL ऑल्सो लिख दिया है। तो 15 नंबर पर वो भी जाके चेक कर लेंगे। तो 15 नंबर पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, चाहे तो आप पिन पर चेक कर लीजिए या आप कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं। तो हमें LDO मिल रही है। तो खास बात क्या हुई कि VIN की एंट्री है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इसकी अनेबल LDO आ चुकी है और LDO भी निकल चुकी है। अगर अनेबल LDO आ करके आउटपुट नहीं निकालता तो दो चीज हो सकता है, यहाँ पर IC खराब हो सकती है या इसके आउटपुट में कहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट एक लेवल के बाद आपको मिलेगी। जैसे कि आपको अगर ये समझना है कि इसकी इनपुट पर अगर कुछ ओवरराइड हो गया, जैसे मान लीजिए करंट ओवरराइड हो गया है या वोल्टेज ओवरराइड हो गया है, या आपकी टाइम ऑन सेलेक्ट को समझना है कि उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे हम निकालते हैं, और आपको स्किप सेलेक्ट कैसे काम करती है, ये जानना है तो इसके लिए तो आपको हमारा वीडियो कोर्स ही लेना पड़ेगा। तो 3-5 के आप स्पेसिफिक सेक्शन ले सकते हैं हमसे, उसके लिए जो दिया हुआ नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और चलिए जो इसके आगे का जो काम है वो एक नॉर्मली आप काम करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो कि इस तरह से ही हम लोग काम करते हैं, इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर हमें LDO मिल रही है। अब बारी आती है कि हमारी जो आउटपुट है, जो हमारे जो कॉइल है, अभी कॉइल पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो कॉइल पर वोल्टेज हमारे कब मिलती है? जब हमें जो आप बोलते हैं कि EMC हो, ENM हो समटाइम, या आपकी ENC हो या CS हो या अनेबल 1 अनेबल 2 हो। अगर इस तरह का अगर आपको सेक्शन इस तरह का पॉइंट्स मिलता है आपको, तो सबसे पहले आपको वो चेक करना होता है कि ये S5 की जो वोल्टेज होती है जो कि कॉइल पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये तो अभी आपको LDO मिल रही है, ये तो एक पार्ट हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट काम करेगा तो ये वोल्टेज आपको मिलेगी, इस पर 3 मिलेगी, इस पर 5 मिलेगी, या इस पर 5 इस पर 3, वाइस वर्सा है। किसी पर भी आपको इस दोनों पॉइंट पर 3.3 और 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। कब मिलेगी? जब इसकी अनेबल आएगी। अब ये तो LDO की अनेबल आई तो LDO निकला, इसकी अनेबल यहाँ पर देख सकते हैं आप 13 नंबर पिन पर, कि 13 नंबर पिन पर जो है आपकी ENM है, ये अनेबल मॉड्यूल बोल सकते हैं आप। देखना पड़ेगा कि अंदर इसका नाम पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो 5, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पर देखिए 13 पर से एक रजिस्टर आ रही है यहाँ पर, और
उम्मीद करते हैं कि ये रजिस्टर 2 किलो ओम की होगी। हालांकि आप देखिए यहाँ पर मैंने किसका डायग्राम खोल रखा है, आप ऊपर से देख सकते हैं, आपको ऊपर LA-C701P का दिख रहा होगा, ठीक है। और ये बोर्ड कौन सा है, ये बोर्ड आपको मैंने दिखाया कि ये 430 G2 का बोर्ड है, कमर्शियल सीरीज होता है ये। इस बोर्ड को रिपेयर कर रहा हूं मैं, जो होम यूजर लैपटॉप होते हैं इसको देख करके। तो यहाँ पर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यहाँ पर 2 किलो भी हो सकती है, 10 किलो भी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ मेरा टारगेट है कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट आनी चाहिए, वो बिल्कुल सही आ रही है। अनेबल आने के बाद हमें क्या होता है कि एंट्रिप मिलती है, ठीक है। एंट्रिप आपको मिल नहीं सकती है, ये जो एंट्रिप आप देख रहे हैं, एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2, ये आपको कभी भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल पाएगी जब तक आपकी अनेबल नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो ये अनेबल है इस आउटपुट की, जो आपको कॉइल पर वोल्टेज मिलता है, ठीक है, ये अनेबल है एलडीओ के लिए, पर्टिकुलर इस 2 के लिए। और एक हो सकता है आपको यहाँ पर रेफरेंस की वोल्टेज हो, तो रेफरेंस की भी आपको वोल्टेज मिलेगी अगर रेफरेंस है तो। अगर आपको रेफरेंस भी है तो भी आपको ये 3 एलडीओ होती है। अब रेफरेंस हट गया है यहाँ पर से, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको रेफरेंस नहीं दिख रहा होगा। तो ये तो एलडीओ की अनेबल हो गई, और ये जो अनेबल है ये आपकी S5 की अनेबल हो गई। तो S5 की अनेबल तब तक नहीं होगी जब तक एंट्री पर वोल्टेज नहीं हो। ये क्या बताता है कि इसके अंदर का जो हमने पहले भी वीडियो हिंदी में और इंग्लिश में भी डाल रखा है कि 3-5 कैसे काम करती है, जिसमें हमने ये बताया कि अंदर इसके 10 माइक्रो एम्पेयर होती है, और 10 माइक्रो एम्पेयर कैलकुलेट होती है इस रजिस्टर से और इस रजिस्टर से, इंडिविजुअली अलग अलग होती है कैलकुलेट, और उसके अगेंस्ट में ये वोल्टेज बनाती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अब जरा देखते हैं कि क्या हमें इस 2 नंबर पिन पर वोल्टेज मिल रहा है। तो ये 2 नंबर पिन है, तो देखिए ये वोल्टेज ने जो है ओवरराइड कर लिया है करंट को। हालांकि यहाँ पर चाहे तो कुछ नहीं होना चाहिए था, या 5 वोल्ट अगर है तो ये बहुत ज़्यादा है। आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ मैं कि अगर कोई रजिस्टर है यहाँ पर, जैसे फर्ज करिए कि इस बोर्ड में यहाँ पर 113 किलो ओम लगा हुआ है और यहाँ पर 100 किलो ओम लगा हुआ है, तो 100 का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 वोल्ट बनेगी, यहाँ पर 1.1 वोल्ट बनेगी। अब चूंकि ट्रिप का कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जो हमारा वीडियो है 3-5 का, आप वहां पर से देख सकते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला वीडियो आपको दिख जाएगा कि जो ट्रिप का कैलकुलेशन होता है वो कैसा होता है। वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो आप उसको देख करके भी समझ सकते हैं कि ये कैसे वोल्टेज निकलेगी। तो हम यहाँ पर क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो आपको वोल्टेज है मैक्सिमम 1.5 तक मिल सकती है आपको, और मैंने इतना ही देखा है। सम टाइम तो 0.7 मिल रही होती है, किसी किसी बोर्ड में 0.8 मिल रही होती है, किसी में 1 वोल्ट, किसी में 1.3 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज मिलती है। लेकिन ये जो 5 वोल्ट मिल रही है एंट्री 1 पर, तो ये तो ओवरराइड कह सकते हैं हम इसे, कि वोल्टेज एलडीओ ने, जो मैक्सिमम एलडीओ है उसने जो है करंट को हटा करके खुद ही वो आउट हो गया है। तो ये तो गड़बड़ है, एक पॉइंट। अब एंट्री 2 देखते हैं, वो पिन होती है 4 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये भी 5 वोल्ट है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम, मैंने आज तक देखा ही नहीं है कि इसमें, चूंकि 1 पॉइंट अगर अंदर का आप देखेंगे कंपैरेटर अगर 3-5 के अंदर का, तो आपको वहां पर लिखा होगा कि मैक्सिमम वोल्टेज 1.8 लिखा हुआ है एंट्रिप के ऊपर। तब जाकर के एंट्रिप अनेबल करती है और वो इस वोल्टेज को जो है जनरेट करती है। कब? जब ENM आएगी। ENM आने के बाद ट्रिप का लॉजिक सही होगा, 1.8 से नीचे होगा, तब जाकर के ये वोल्टेज जनरेट होगी। इसलिए हमें ये वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है? 2 में से एक काम है कि चाहे तो जो इसकी रजिस्टर है वो नहीं हो सकती है बोर्ड में, या ऐसी खराब हो गई है। 2 में से एक ही बात हो सकती है। तो हम थोड़ा सा एग्जामिन करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर से देख सकते हैं आप कि कुछ मिसिंग है, और एक का ट्रैक भी गायब है यहाँ पर से, ठीक है, ये ट्रैक भी गायब है। इसको सिर्फ मैंने क्लीन किया है सोल्डर से, और यहाँ पर मैंने जो है पता ये किया कि ये साइड ग्राउंड है। तो जैसा कि ट्रिप के लिए रिक्वायरमेंट देखिए आप कि ट्रिप के लिए एक साइड ग्राउंड होनी चाहिए और दूसरी साइड कनेक्टेड होनी चाहिए आईसी से। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम इसको चेक करें इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं चेक कर रहा हूँ इस पेन को, अभी पहले ही ग्राउंड दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मल्टीमीटर को बिप पर कर दिया मैंने, और पहले दोनों इस तरफ का एरिया देख लेते हैं। ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है।
तो यानी दो ग्राउंड पे तो ऐसा ऐसी तो रजिस्टर कुछ नहीं हो सकता है ना, ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, यानी रजिस्टर खड़ा तो नहीं होगा। अब जब भी होगा रजिस्टर इस तरह से होगा ना, क्योंकि ग्राउंड की दो ग्राउंड पर हमें रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अब ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, इंडिविजुअली दोनों के लिए ग्राउंड है। अब ये एरिया क्या है, तो अब यहाँ पर पिन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर पिन रखते हैं और चार्जिंग जो 3-5 की जो आईसी है, तो ये हमें 1 2 3 4 नंबर से भी बता रहा है। 4 नंबर हमारा क्या था, 4 नंबर हमारा एंट्रिप 2 था, जहाँ की 100 किलो ओम का रजिस्टर हमें लगाना है यहाँ पर। तो 100 किलो ओम की रजिस्टर मैं यहाँ से यहाँ पर लगाऊंगा, इस पॉइंट पर मैं 100 किलो ओम लगाऊंगा। अब है कि ये पिन कटा हुआ है, ठीक है, तो फिर भी मुझे एक थोड़ा सा ये दिख रहा है, ये जो है पॉइंट दिख रहा है, और हालांकि ये पिन भी कटा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं, अंदर घुसाते हैं, किसी तरह से भी बता दे। ये कहीं से नहीं बोल रहा है। पीछे वाला पॉइंट देखते हैं, शायद ये बोल रहा हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा क्योंकि डायग्राम नहीं है, तो आप को रिपेयर करने में तकलीफ़ तो आने वाली है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते आप कस्टमर को, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से बीप भी नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ से उखड़ चुका है, इसका पॉइंट यहाँ से उखड़ चुका है और हमें यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि पहले एक काम करते हैं कि पहला रजिस्टर लगा लेते हैं। अगर इससे हमारी वो 5 वोल्ट रिड्यूस हो जाती है, तो ये तो कंफर्म होगा कि हम दूसरी रजिस्टर 113 किलो ओम की जो भी अवेलेबल होगी मेरे पास, मैं वो लगाऊंगा। अगर मैं 100 किलो इसको लगा दूं 4 नंबर पर, चूंकि तो बीप आ रहा था ये, तो अगर मैं यहाँ पर 100 किलो लगा करके यहाँ पर मेरी वोल्टेज अगर सही हो जाती है, 1 वोल्ट हो जाती है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर 113 किलो ओम यहाँ पर लगाऊंगा इस पॉइंट पर, जहाँ पर कि, और यहाँ से मुझे जंपर मारना पड़ेगा, एक रजिस्टर लगा करके इस पिन से जा करके कनेक्ट करना पड़ेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले टारगेट क्या है कि एक किसी स्क्रैप बोर्ड से मैं 100 किलो का रजिस्टर निकालूं। तो आइए ढूंढते हैं, थोड़ा 100 किलो भी ढूंढना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मिलती है ये बोर्ड के अंदर, तो कहीं पर भी आपको मिल सकती है इजली। ये तो 200 किलो है, ये 10 किलो है। रिपेयरिंग के काम में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप भी देखिए कितने ही गहराई से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपके पास भी इस तरह का एक बोर्ड आ जाए जिसका कि डायग्राम अवेलेबल नहीं हो और आपको भी चैलेंज हो कि रिपेयर करना ही करना है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि मेरे पास स्ट्रिप भी है नई रजिस्टर का, वहाँ की चूँकि नॉन ग्राफिक बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है एग्जैक्ट वैल्यू। ये तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा मिल जा रहा है कहीं पर। तो यहाँ पर 119 किलो ओम का मुझे एक मिला है, जो कि मैं सेफ रखता हूँ, याद रखता हूँ कि यहाँ पर से मुझे दूसरा रजिस्टर लेना है, या मैं कुछ और भी रिसर्च कर सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मुझे 99.6 यानी करीब करीब 100 किलो ओम का रजिस्टर मिल चुका है, और ये रजिस्टर है, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और तो जो मेरा ये एरिया है, जो पहले रजिस्टर की बात कर रहे थे, ये जो एंट्रिप 2 है, इस पर हम लोग 100 किलो को लगाएंगे। ठीक है, और अब मैं पावर डालूंगा, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो अब मैं पावर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद तो नहीं करूँगा कि बोर्ड मेरा ऑन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बेहतर हुआ है कंडीशन। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 17 था, यहाँ पर अब 21 है। और अब जरा सा मैं चेक करूँगा जिससे ये जिस पॉइंट पर ये कनेक्टेड है, तो ये जो थी 4 नंबर था मेरे ख्याल से, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 5 वोल्ट बन रहा था, वो एंट्रिप की रजिस्टर नहीं होने की वजह से वोल्टेज ओवरराइड हो गया था, और हमें 5 वोल्ट मिल रही थी वहाँ पर एलडीओ की। और यहाँ पर हमें अब
देख सकते हैं कि सही से हमें इंट्रिप की वोल्टेज मिल रही है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर अभी 100 किलो का लगाया है, तो उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, यहाँ पर 1 वोल्ट मिलनी चाहिए। अब 1.1 के लिए हमें 113 ओम की रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि इंट्रिप पर देखिए परसेंटेज, देखिए इंट्रिप की परसेंटेज है जो टॉलरेंस है इसकी, ये टॉलरेंस आपको क्या बता रहा है कि आपकी टॉलरेंस 1% है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको अगर 100 किलो का जो रजिस्टर है ये मिनिमम होकर के 99 जा सकती है और मैक्सिमम होकर के 101 जा सकती है, ये हुआ इसका मतलब। अब यहाँ पर 113 किलो ओम ढूंढना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, वो भी 1% के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 100 ही लगाऊंगा, क्योंकि एंट्री का कैलकुलेशन हम लोगों ने पढ़ी है इंटरनल लॉजिक के अंदर, और वही हम लोग अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं कि आप कैसे लॉजिकल काम कर सकते हैं अगर आपका लॉजिक क्लियर हो तो चलिए अब फिर से हम लोग टारगेट करते हैं 100 किलो को। 100 किलो को ढूंढ करके हमें लगाना है एंट्रिप 2 पर, जहाँ पर एंट्रिप 1 पर, जहाँ पर कि 113 की रिक्वायरमेंट है। तो चार्जिंग आईसी के पास देखते हैं, ये यहाँ पर 4 डिवाइडर होगा, यहाँ पर 98.9, 99.1, ठीक है, ये है यहाँ पर 100 किलो का, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पर क्या होगा कि हमें जंपर लगाना पड़ेगा। हालांकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो अभी हमारी एंट्रिप 1 है, ये अभी श्योर नहीं हूँ मैं कि ये उसी पॉइंट पर जा रही है या उसी आईसी से कनेक्टेड है। ये मेरा अपना तजुर्बा है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, और एक लॉजिक है जिसको कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आईसी का इंटरनल लॉजिक क्या है और क्या रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड की। क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ाते भी हैं कि आप इस तरह के बोर्डों को किस तरह से रिपेयर कर पाएंगे। जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ, ये आप इसको एक डेमो समझ सकते हैं कि हम उसमें, ये थोड़ा सा बात करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, ये रजिस्टर मेरी कहीं पर उड़ गई है। ऐसा पेस्ट अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आयरन भी लगा लेता हूँ क्योंकि ट्रैक तो यहाँ पर नहीं है। अब थोड़ा सा अच्छी बात ये है इस आयरन में कि वेट नहीं करवाता है ज़रा सा भी, और क्विक ही, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टच करते ही ये एक्स्ट्रा जो है हमें वैल्यू देने लगता है यहाँ पर। तो माइक्रो का थोड़ा सा मुझे रिक्वायरमेंट था, तो एक तरफ से जो है इसको मैं बैठा दूंगा और दूसरी तरफ से जो है इसको मैं जंपर लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर बैठ चुका है। इस तरफ से मैं अब जंपर लगाऊंगा, क्योंकि वो तो ग्राउंड का साइड है, जो मैंने अभी इधर इस तरफ लगाया है ये तो हमारा ग्राउंड का साइड था। इस तरफ से एक जंपर मुझे इस तरफ से ले जा करके, और इसकी जो एंट्रिप 1 थी इस पर मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। तो एक जंपर वायर लेना पड़ेगा मुझे, जंपर वायर से हमें कनेक्ट करना है इसे। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा जंपर वायर को, एक पॉइंट को थोड़ा सा कोटेड है, चूंकि ये एक पॉइंट को मुझे ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा एंट्रिप, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जो एंट्रिप का जो पिन है ठीक है, इसको मैंने यहाँ एंट्रिप पर कनेक्ट कर लिया है। इसको इधर से ले जा करके पहले मैं काट लेता हूँ, और इतना काट रहा हूँ कि ताकि मुझे इसके नीचे थोड़ा सा वो भी रखना है ताकि ये सटे नहीं। कुछ इंसुलेटर रख दूंगा ताकि वो आपस में टच ना हो जाए। और इस पॉइंट को थोड़ा सा पहले मैं कोटिंग को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस रजिस्टर पर। थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि पेस्ट का थोड़ा सा अच्छा रोल होता है कि शेप बहुत अच्छा देता है और
ड्राई सोल्ड नहीं होने देता है किसी भी कंपोनेंट को। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें क्लीन कर लेता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लोज लुक से हम देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि प्रॉपर कनेक्ट हो गया है और किसी अदर प्लेस में ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली 19 वोल्ट का एरिया से दूर होना चाहिए ये। तो बाकी सारी चीज़ देखने के बाद अब इसमें आप पावर डाल सकते हैं। तो आइए इसमें पावर डालते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार क्लोजअप करके कंफर्म कर लेता हूँ कि दोनों एंट्री आपस में सटी नहीं है और जो एंट्री है उसकी पिन इंडिविजुअल है। अब मैं इसमें पावर डालता हूँ। तो एम्पेयर पर ध्यान देंगे हम। सीमॉस बैटरी नहीं है, देखिए ये ऑन हो गया लगता है। और लाइट है क्या इसमें? लाइट कहीं पर नहीं है बोर्ड में। फिर से एक बार देखते हैं, शायद कोई लाइट जले। कोई भी लाइट कहीं नहीं जली। तो ये एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। बोर्ड चाहे तो शॉर्ट है या ऑन है। यहाँ पर दो में से एक चीज़ हो सकता है, चाहे तो ये शॉर्ट है या ऑन हो चुका है बोर्ड, क्योंकि ये लाइट नहीं जल रही है, ना ही बोर्ड में ये लाइट जल रही है। तो खाली एक बार कंफर्म करते हैं क्या हमारी 3.5 अवेलेबल है। तो जो S5 वाली वोल्टेज है ये देखिए 5 वोल्ट अवेलेबल है, यानी बोर्ड शॉर्ट नहीं है, बोर्ड ऑन हो गया है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है कि जनरली ID पिन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये ID पिन है। ID पिन यूज़ करने के बावजूद भी हमें लाइट यहाँ पर ग्लो नहीं, एक बार देखिए खाली फ्लक्चुएशन मारता है और चला जाता है। बोर्ड ऑन हो चुका है। LED है जो ऑन ऑफ की LED होती होगी शायद, क्योंकि इसका डायग्राम है नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कंफर्म कि ये क्या है, लेकिन ये LED ग्लो करनी चाहिए। तो हो सकता है ये फ्यूज़ हो गई हो। हमें इससे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है कि कितना उठा रहा है। अगर इतना उठा करके 3.5 नहीं बन रही होती तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गर्म हो रहा होता। गर्म नहीं हो रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि क्या और भी कुछ वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो ये हमारी कोर वोल्टेज है, ये PCH की वोल्टेज है, ये रैम की वोल्टेज होगी 1.3। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज तो हमारी बन चुकी है। तो बोर्ड तो प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब जरा रैम लगा लेते हैं हम लोग। रैम लगाने के बाद देखेंगे कि क्या डिस्प्ले आया है। तो दो जगह मैं यूज़ करता हूँ। एक तो मैं कीबोर्ड लगा लेता हूँ अपना, ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड मेरे पास पहले नहीं आया है कभी। फर्स्ट टाइम ही मेरे पास ये रिसीव हुआ है इस तरह का बोर्ड। तो अब मैं इसमें पावर लगाता हूँ। अब मैं देखना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले दिखाता है। ये देखिए अब रैम का भी लोड ले रहा है ये, और कीबोर्ड पर भी देखूंगा और एक्सटर्नल भी देखना चाहूँगा। यहाँ देखिए कीबोर्ड पर तो आ गया है, एक्सटर्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले इसमें प्रॉपर आ चुका है। अब बात रही कि स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा, ये तो कस्टमर ही मुझे बताएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि डिस्प्ले जो स्क्रीन पर वो भी आ जाएगी, क्योंकि इतनी देर से हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं। तो आपने भी ये चीज़ तो देखा, मार्क किया कि क्या इसमें मिसिंग थी और इसको हमने कैसे ट्रबल शूट किया। हालांकि डायग्राम अभी भी देख रहे हैं कि डायग्राम मैं वही C701P का ही खोल के बैठा हुआ हूँ। और अगर इससे ज़्यादा भी मान लीजिए 3.5 बनने के बावजूद भी ये अगर ऑन नहीं होता, तब मैं किसी एक ऐसे डायग्राम को ओपन करता जिसके अंदर जो ये कंट्रोलर आयो लगी हुई है, इससे मैं ट्रबल शूट करता। आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपका नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने ये तो कंफर्म कर लिया है कि ट्रिप पर किसी भी हालत में 5 वोल्ट नहीं बन सकती है, अगर उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है, और मैक्सिमम 1.8 ही हो सकती है, और इतनी ही देखी है मैंने भी। तो कुछ लोग ने ऐसा भी डिस्कस किया है हमारे ग्रुप में, जो पेड ग्रुप है हमारा, जो जहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने डिस्कस किया है, किसी का 3 भी आता है, किसी का 4 भी आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि वोल्टेज ओवरराइड हो रही है, वहाँ पर करंट काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर वोल्टेज LDO की निकल जा रही है। वो इसलिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एब्सेंस है, चाहे तो आपका रजिस्टर एब्सेंस है, ट्रैक एब्सेंस है, या हो सकता है कि चार्जिंग IC वो आपकी 3.5 IC ही खराब हो गई हो। तो ऐसे केस को करने के लिए बहुत सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम नहीं है और रिपेयर कर दिया। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए होता है पेशेंस, सही नॉलेज, और आपकी जो है इंटरनल लॉजिक पूरी सही होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि IO की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो PCA से बात करेगी, वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल सिग्नल है जो टर्न ऑन करेगी बोर्ड को,
तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी कंफर्म है तो इंशाल्लाह आप भी आराम से रिपेयर कर लेंगे। और अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो नंबर दिख रहा है आपको, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारा वीडियो कोर्स आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, इसको करने के बाद थोड़ा सा अलग ही एनर्जी मिलती है। और चूंकि हम लोगों के पास इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है, बहुत के लिए तो डायग्राम ओपन भी नहीं करता हूं। मैं आपको एक फोल्डर जरूर दिखाना चाहूंगा अपना, जिसमें मैंने सिर्फ ये लिख के रखा हुआ है कि इसके अंदर अगर BQ24780 हो तो हमें यही डायग्राम खोलना है। मैं उस लैपटॉप के पर्टिकुलर लैपटॉप के डायग्राम को नहीं ओपन करता हूँ, बहुत रेयर ही ओपन करता हूँ। वो ढूंढेगा कौन इसको निकालेगा। मुझे पता है चार्जिंग आईसी के बारे में, तो मैं सिर्फ BQ24780 की ही निकालता हूं डेटा शीट और उसी से ही मैं फाइंड आउट करता हूं। फिर रही पिन्स पॉइंट की बात कि वो कनेक्टेड है कि नहीं उससे, उसके लिए आपको डायग्राम चाहिए होता है। उसमें भी थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फिर भी वो भी पता कर लेंगे कि क्या कैसे कैसे हो रहा है, बशर्ते कि आपको ये क्लियर हो कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास कोई बोर्ड आता है और उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, तो क्या गेस करेंगे ILIM पर क्या मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या कैलकुलेशन है। या कोई सर्टेन है, जैसे PSID की प्रॉब्लम होती है, एडाप्टर वोल्टेज नॉट डिटरमाइन होता है, या आपकी होती है कि बोर्ड ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। तो किसी एक सर्टेन रेगुलेटर या किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल की बात अगर करते हैं आप, तो क्या मिसिंग है, क्या ढूंढ रहे हैं आप रिक्लेसली, कि भाई पहले हम जाकर के ढूंढने लगेंगे ऑल सिस्टम पावर ओके, या हम कुछ और ढूंढने लगेंगे। उससे पहले की रिक्वायरमेंट जो बेसिक है, बेसिक स्टेप्स है, क्या उसको फॉलो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ट्रबल शूटिंग के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। बहुत बहुत भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तब है जब तक आप नहीं जानते हैं। जान जाएंगे तो इंशाल्लाह आप आराम से रिपेयर कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करिए आप। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है फैकल्टीज़ की, अगर आपको रिक्वायरमेंट है सीखने की, अगर आप में चाहत है, अगर आप में जज्बा है, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। जो हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके बाद भी जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे जनरेशन के हिसाब से देखा जाए कि 6, 7, 8, 9 जो जनरेशन आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे कि आप देखिए कि C टाइप आ गया, तो C टाइप की एक अलग फिलॉसफी है। फिर चार्जिंग आईसी की बात करें तो उसमें कुछ नई पिन्स आ गई है, वो कैसे काम करती है, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो अपडेट हम अपने स्टूडेंट को फ्री में देते हैं। अभी अक्टूबर में ये क्लास होने वाला है उन लोगों का, जिसमें कि क्वेरीज क्लास भी हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ की वो अपने जिसने वीडियो कंप्लीट कर लिया है, देख लिया है, वो हमसे ग्रुप में सवाल तो करते हैं, लेकिन जहाँ पर क्वेरीज है वो उसके लिए वो हमसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसको एक टाइम स्लॉट दिया गया है 1 हफ्ते का, कि आप 1 हफ्ता आपके साथ मैं ऑनलाइन आऊँगा, आपकी जितनी क्वेरीज हैं, जहाँ जहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से समझा दूंगा। तो पूरी सुविधा दी गई है। मकसद सिर्फ ये है कि आप सीखें, यही हमारी विश है। मैं आपका काम बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे पास अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा काम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास काम आता है। मैं किसी भी अपने स्टूडेंट का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। भेज देते हैं वो लोग रिपेयर करने के लिए, कुछ स्टूडेंट के केस भी है मेरे पास, लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है कि वो भेजे मेरे पास। एक तो मैं ठीक से पैसे नहीं ले पाता हूँ, एक तो यही बात भी सही है कि अपने स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है कुछ प्रिविलेज तो देना पड़ेगा। तो मैं जितना कस्टमर से ले सकता हूँ उतना उनसे नहीं ले सकता हूँ। एक बात ये है, मेहनत उतना ही करना पड़ता है। और वो एक अलग खुशी होती है कि वो रिपेयर कर करके केस स्टडी बना के जब ग्रुप में डालते हैं तो फख्र से मेरा सीना चौड़ा होता है कि हाँ भाई सीखा है और अपना ठीक ठाक लिवलीहुड कमा रहा है वो। तो आपसे भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है, अगर आप भी चाहते हैं कि इस फील्ड में राइज करें तो हम आपके साथ हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको अलग जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, कॉमन ग्रुप्स हैं, उसमें ज़रूर शेयर करिए ताकि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिट हो। ये समाज सेवा अच्छी बात होती है। फिर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे और कमेंट करते रहिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमें इसी तरह से प्यार करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।